दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के आपसे छोटा सा निवेदन है प्लीज़। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी चाची एक 40 की खूबसूरत औरत थी, लेकिन देखने में अभी भी जवान लगती थी। वह हमारे यहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन वह मुझे अपना मानती थी। एक दिन चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हारे पैरों की तेल से मालिश कर देती हूँ। मैं उनको बार बार मना करता रहा कि नहीं चाची, रहने दो, लेकिन वह जिद करके मेरे कमरे में आ गई और तेल लेकर मेरे पैरों की मालिश करनी शुरू कर दी। मालिश करते करते उसका हाथ मेरे पैरों के ऊपर आने लगा, जिससे मेरे जज्बात में हलचल मचने लगी। फिर एक नज़र चाची की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में वह प्यास थी जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर अचानक से वह मेरे ऊपर आ गई, जिससे मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका और चाची को पूरी रात मेरा नाम आर्यन है और मेरी उम्र अभी 20 साल है। मेरी चाची बहुत अच्छी और खूबसूरत थी। वह मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी चाची को इस तरह देखने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जिसने बचपन में मेरा इतना ख्याल रखा, उसका मुझे देखने का नज़रिया इस तरह बदल जाएगा। एक बार मेरे माता पिता 2 महीने के लिए दुबई चले गए। इसी बीच मेरी माँ ने घर का काम देखने के लिए एक नौकरानी रख ली थी। दूसरे दिन सुबह के 10 बजे घर की घंटी बजी। उस वक्त मेरी मम्मी और पापा दुबई जाने के लिए घर से निकल गए थे। उस वक्त मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे सामने एक बड़ी ही खूबसूरत औरत खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी कि इस घर में एक नौकरानी की ज़रूरत है ना? मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा। फिर मैं उस औरत को फ़ौरन अपने घर के अंदर बुला लिया, लेकिन वह औरत कुछ ज़्यादा ही तेज़ निकली। जितनी वह देखने में सुंदर थी, उतनी वह शातिर भी थी, क्योंकि उसे फ़ौरन पता चल जाता था कि घर में क्या चीज़ कहाँ रखा हुआ है। फिर मैं अपनी माँ को फ़ोन करके बताया कि घर पर एक नौकरानी आई है, तो माँ कहने लगी कि हाँ, उसे मैंने ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। नौकरानी के आने की खबर सुनकर माँ की भी चिंता दूर हो गई। दिन भर के काम के बाद जब शाम को नौकरानी को काम से छुट्टी का समय हो गया, उसी वक्त नौकरानी कहने लगी, आर्यन, मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे पहचान नहीं पाए। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तब मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूँ कि आप दूसरे के घर में काम करने वाली औरत है। इसके अलावा आपकी दूसरी पहचान क्या हो सकती है? मेरे इस बात पर वह कहने लगी, मैं इस घर में नौकरानी बनकर ज़रूर आई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी मुँह बोली चाची के नाम से जानी जाती थी। मेरा नाम सविता है। मैं तुम्हें बचपन में बहुत खिलाया करती थी। मैं तुम्हारी चाची हूँ। मुझे अब समझ में आया था कि मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ ने चाची को मेरे पास भेजा था, लेकिन यह बात मुझे पता ही नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सविता जी मेरी चाची हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे बचपन की बातें भी याद नहीं रहती। उस दिन मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन मुझे उनका नाम याद था। इसलिए जैसे ही सविता चाची ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे उसके स्पर्श से एक अलग ही एहसास होने लगा था। उस दिन मैं इतने सालों के बाद अपनी मूंग बोली चाची से मिला था, इसलिए मैं बहुत खुश था। जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें पहचान लिया है तो उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे, तो मैंने चाची से कहा कि अब घर का सारा काम हो गया है, तो अब आप जा सकती हैं, लेकिन कल समय से काम पर आ जाइएगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, आर्यन बेटा, मेरे पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कम भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दो तो अच्छा रहेगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैं अपनी माँ को इस बातें में सब कुछ बता दिया। तब माँ ने कहा कि हमारे घर में बहुत कमरे खाली पड़े हैं, तुम उसमें से एक कमरा उसे दे दो। अगर वह घर में रहेगी तो वह तुम्हारा हर अच्छे से कर दिया करेगी। तुम्हें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें घर में एक कमरा दे दिया। वह अपने साथ कोई भी सामान लेकर नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें माँ की कुछ पुरानी साड़ियाँ दे दी। फिर मैंने उनसे कहा कि माँ के कमरे में आप अपने का बदल लें। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर के बाद मैं माँ के कमरे में वापस चला गया, क्योंकि मुझे उनके कमरे से चार्जर लेना था। उस वक्त मैं यह भूल गया था कि चाची कमरे में कपड़े बदल रही हैं। जब चाची को कपड़े बदलते देखा तो मैं फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन चाची को मुझे देखकर कोई शर्म नहीं आई।
वह चुपचाप अपने कपड़े पहन रही थी। फिर उन्होंने कहा कि आर्यन, यहाँ आओ, मेरे सामने बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ की यह साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है। जब वह अपने कपड़े बदल रही थी तब भी वह मुझे बुला रही थी, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। चाची देखने में बहुत सुंदर और जवान लग रही थी। उसकी इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह एक जवान लड़की की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में वह मेरी माँ की साड़ी पहनकर उनके कमरे से बाहर आ गई। उस पुरानी साड़ी में चाची बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उन्हें काम पर आए 15 दिन हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगी। मुझे बचपन की बातें याद आने लगा था। उस वक्त मैं बहुत ही भावुक हो गया था, क्योंकि बचपन की यादें ही ऐसी होती हैं कि वह हमें भावुक होने पर मजबूर कर देती है। चाची ने मुझे बचपन की याद दिलाकर मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। एक दिन मैं नहाकर अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, तभी चाची वहां आ गई और कहने लगी, आर्यन लाओ, आज मैं तुम्हें मालिश कर देती हूँ। चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं खुद से कर लूँगा, मुझे दूसरे से शर्म आता है। फिर मैंने चाची से कहा, आप मालिश का काम छोड़िए, आप किचन में जाकर यह देखिए कि नाश्ते में क्या बनाना है। बार बार मना करने पर भी वह मुझे मालिश के लिए जिद करती रही। मैंने सोच लिया था कि वह चाहे वह कितना भी जोर दे, मैं उनसे मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था तो मुझे शर्म आती थी। मैंने एक नज़र चाची को गौर से देखा। वह उदास होकर वहीं बैठ हुई थी। फिर उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरे हाथ से मालिश नहीं करवाया, लेकिन मुझे कपड़े पहनने दो। मैं चुपचाप उनके सामने अपना सर झुकाकर उन्हें अपना कपड़ा दे दिया। फिर मुझे कपड़ा पहनाने लगी। वह मुझे कपड़े पहनाने के बाद मेरे बाल भी बनाने लगी। उस वक्त मेरे मन में खूबसूरत चाची को देखकर कई तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन चाची मेरे लिए मेरे घर के सदस्य की तरह थी, इसलिए मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता था। एक दिन मैंने चाची से कहा कि आप इस घर को अपना ही समझे। फिर वह वैसे ही रहने लगी जैसे सच में वह उसका अपना घर हो। एक दिन शाम को दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा था। फिर चाची ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। इस पर वह कहने लगी कि तुम मुझे घर का सदस्य कहते हो और पार्टी में अकेले जा रहे हो। कभी कभी अपनी बेचारी चाची को भी कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आपको बाहर घुमाने के लिए ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छे तैयार होकर एक भारतीय नारी की तरह मेरे साथ चलना होगा। मेरी इस बात पर चाची तैयार हो गई। फिर मैंने माँ के कमरे से एक अच्छी साड़ी निकालकर चाची को दे दिया और कहा कि इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि वह पार्टी बड़ी शानदार थी। जब वह तैयार होकर माँ के कमरे से बाहर आई तो उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठीं, क्योंकि चाची की सुंदरता की चमक ने मुझे चौंका दिया था। मुझे लगा कि वह उम्रदराज औरत है, लेकिन वह तो बहुत ही बला की खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी माँ के कमरे से पूरी साड़ी नहीं बल्कि उनकी आधी साड़ी पहनकर आई थी और उन्होंने एक हॉट मॉडल की तरह मेकअप भी किया था, जिससे वह देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज मैंने एक ऐसी महिला को देखा था जो साधारण साड़ी में एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी। वह बिल्कुल भी 40 साल की नहीं लग रही थी, क्योंकि उस साड़ी में उनका शरीर भी बेहद नाजुक और लचीला लग रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उनके वजूद पर पड़ा तो मैं शर्म से अपना सर झुका दिया। फिर जैसे ही चाची ने मेरी तरफ बढ़ी, उनका पैर उसकी हील वाले सैंडल से निकल गया और वह मेरे ऊपर आ गई। अब उनकी सुंदरता की खुशबू मेरे चारों ओर फैल गई, जिससे मेरे वजूद में एक अजीब सी हलचल पैदा होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मेरी दुनिया ही बदलने वाली है। मैं चाची को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाची मेरे ऊपर से उठ नहीं पाती। फिर मेरा हालत बिगड़ने लगा। मुझे कुछ अजीब सा चुभन होने लगा। तब मुझे भी होश आया और मैंने उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मैंने उनसे कहा कि आपने जो सजावट अपने ऊपर किया है उससे आप एक मॉडल की तरह दिख रही हैं। मैंने कहा कि आप अपना हिल वाला सैंडल उतार कर रख दें। फिर मैंने अपनी माँ का एक सिंपल सा सैंडल दिया जो बिना हिल के था, उसे ही चाची पहनकर मेरे साथ चलने लगी। जब हम दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए निकले तो मेरी नज़र चाची के ऊपर ही थी। पार्टी में भी मेरे दोस्तों को लगा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। सचमुच एक गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी, इसलिए पार्टी में मेरे सभी दोस्तों ने सोचा कि वह मेरी प्रेमिका है।
उसने गलतफहमी दूर करने की बजाय और शक पैदा कर दिया था। मेरे सभी दोस्तों से उन्होंने बताया कि मैं आर्यन की दोस्त हूँ। जब हम पार्टी से निकले तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर वह बोली, तुम्हारा चेहरा तो तभी देखने लायक था जब तुम्हारे दोस्तों ने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम अपने दोस्तों को यह बताकर थोड़ी भावुक होना चाहते थे कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकती थी, तो मैंने सबकी बात पक्की कर दी और सबको बता दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यदि तुम्हें यह सब पसंद नहीं आया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जैसे ही चाची ने मुझसे ये कहा, तभी मैंने कहा कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी किया वह सही था। इस पर उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जान हूँ। जब तुम 9 साल के थे तब से मैंने तुम्हारी देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती के बारे में सबको पता चल गया है, तो अब मैं सच में तुम्हारी दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। उस दिन के बाद से चाची मेरी दोस्त बन गई। फिर मैं उनसे बोला कि अब आपको मेरी चाची बनने की उम्र भी बीत गई और आपको चाची कहने की मेरी उम्र भी बीत गई। फिर वह कहने लगी कि फिर तुम मुझे सविता कहकर बुलाना, यह हम दोनों के लिए सही रहेगा, है ना? वह एक उम्र दराज महिला थी, इसलिए मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाने में थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत जवान लड़की की तरह लग रही थी, इसीलिए तो मेरे मुंह से सविता बड़े ही प्यार से निकल गया। अब चाची मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। फिर हम बातें करते हुए घर पहुंच गए थे। उस वक्त हम दोनों थक चुके थे, इसलिए घर पहुंचते ही हम अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैं असमंजस में था कि कॉलेज जाने से पहले कौन सी शर्ट पहनूं। जैसे ही मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके पूछना शुरू किया कि मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, तभी चाची मेरे कमरे में दाखिल हुई। उसके बाद उसने मुझसे फ़ोन रखने को कहा। वह कहने लगी कि जब तुम्हारी चाची घर पर है तो तुम्हें अपनी माँ को फ़ोन करके परेशान करने की क्या ज़रूरत है। तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो, अब यह मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर तुम मुझसे यह भी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी पसंद उतनी बुरी नहीं है। फिर चाची ने मुझे अपनी पसंद की एक शर्ट दी। उसे पहनने के बाद मैं तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उस रात चाची जी मेरे कमरे में आई। फिर वह मुझसे कहने लगी, तुम बहुत थक गए हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारे सर को तेल से मालिश करूंगी। जैसे ही उनका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उनका हाथ मेरे बालों से मेरी पीठ पर चला गया। मेरी माँ के पास यह सब करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरी माँ ने मुझे कब ऐसी तेल मालिश की थी। वह तो अपने काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए उन्हें वक्त नहीं मिल पाता था। लेकिन आज चाची अपने हाथों से मेरी सर को तेल मालिश कर रही थी। जब वह मालिश कर रही थी तो मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि चाची मेरे पैरों के पास सो रही है। यह देख मैं घबराकर उठ बैठा। फिर मैंने चाची को भी जगाया। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ मेरे पैरों के पास क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि कल जब मैं तुम्हें तेल की मालिश कर रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। आज सुबह चाची ने मुझसे एक सवाल किया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि रात को कुछ देर के लिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखी थी, जिससे तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें समय नहीं देती है? क्या तुम्हें कभी मालिश नहीं की गई? मैंने उनसे यह नहीं बताया कि मेरी माँ को अपने काम से मेरे लिए समय नहीं मिल पाता है। इन सब के विपरीत मैंने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। फिर चाची ने अपना सर हिलाया और बाहर चली गई। कुछ ही देर में हम दोनों नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। तभी घर की घंटी बजी। मम्मी पापा दोनों खड़े थे। मैं अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश था। जब माँ और पापा दोनों घर आए तो पापा की नज़र भी सविता चाची के ऊपर ही थी। वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देख रहे थे और चाची भी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पापा की नज़रें उन पर से हटाने के लिए मैं पापा के गले से लग गया। माँ सविता जी को बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैं उनके उसी दिन रात को भोजन करते समय मैंने पापा को फिर से अलग ही नज़र से सविता जी की ओर देखे जा रहे थे। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे उन्हें इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे। उनका इस तरह से सविता जी को घूरना मुझे परेशान कर रहा था। रात को खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में चले गए, लेकिन सविता चाची अभी किचन की सफाई कर रही थी। किचन की सफाई करने के बाद वह भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया।
क्योंकि आज हमारे पास कहने को कुछ तो था। चाची मुझे अपने कमरे में देखकर चौंक गई। फिर मैंने उससे कहा कि आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ आपका आर्यन। इस पर चाची कहने लगी कि तुम इतने अचानक से आए कि मैं थोड़ा डर गई। फिर वह पूछने लगी कि बताओ कुछ काम था क्या? मैंने कहा नहीं चाची, कोई काम नहीं था। हमने आज ज़्यादा बात नहीं की, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो आधी रात को भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। वह मुझसे बिना कोई सवाल किए मेरी बात मान गई। फिर मैं तुरंत उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला आया। अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं बना था, जबकि चाची हर दिन मेरे लिए 8 बजे नाश्ता बना देती थी। आज 9 बजे तक मुझे नाश्ता नहीं मिला, इसलिए मैं रसोई में यह देखने गया कि नाश्ता में देर क्यों हो रहा है। मैं जैसे ही किचन में गया तो देखा कि चाची अब अपना चेहरा नीचे किए हुए खड़ी थी। वह गहरी सोच में पड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ चाची? फिर वह कहने लगी कि तेरे पापा, वह आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी पापा रसोई में आ गए। पापा को देखकर उन्होंने अपना सिर मेरी ओर से घुमा लिया। कल जब से पापा घर आए थे, तब से पापा की बुरी नज़र सविता जी पर थी। मैं उनकी बुरी नज़र साफ देख सकता था। सविता जी सिर्फ मेरी चाची नहीं थी, बल्कि अब हमारे बीच तो दोस्ती हो गई थी। मैं उसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार होते नहीं देख सकता था, इसलिए मैं जानना चाहता था कि एक दिन में पापा ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि वह इतनी डर गई थी। मैं आज रात सोने के लिए अपने कमरे में चला गया, लेकिन मेरा मन बेचैन हो रहा था। मैंने सोचा कि मुझे सविता जी को देखना चाहिए, इसलिए मैं अपना कमरा छोड़कर सीधे सविता जी के कमरे में चला गया। जब उनके कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि मेरे पिताजी सविता जी के कमरे में थे। उन्होंने उनके हाथों में ढेर सारे पैसे रख दिए। यह देखकर मुझे लगा कि कहीं पापा ने सविता जी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिए। मैं सोचने लगा कि पिताजी उन्हें अचानक इतने पैसे क्यों दे रहे हैं। सामने का दृश्य देखकर मेरे मन में एक ही सवाल उठ रहा था। सविता जी उस वक्त पापा से कह रही थी कि जब तक मैं आर्यन से नहीं मिलूंगी, तब तक मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर मैं सोचने लगा कि शायद सविता जी मुझसे प्यार करने लगी है, इसलिए बिना समय बर्बाद किए मैं उसके कमरे में चला गया। मैंने पापा से कहा कि आप सविता जी के साथ क्या कर रहे हैं? मैंने पापा से सवाल किया तो वहाँ मम्मी भी आ गई। जब उन्होंने मुझे वहाँ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। माँ और पिताजी के चेहरे पर और अधिक परेशानी नजर आने लगी। फिर मेरे माता पिता मुझसे कहने लगी कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और आपने सविता जी के साथ क्या किया है। तभी सविता जी मेरे पास आई और मेरे गले से लगकर रोने लगी। फिर वह मुझसे कहने लगी कि आर्यन, एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैं तुम्हें लोगों के बारे में सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते इतना कहकर सविता जी मुझसे चिपक कर रोने लगी। मैंने भी अपने माता पिता के सामने उन्हें अपनी बाहों में ले लिया और अपने माता पिता से कहा कि आप किसी गरीब महिला के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब मैंने आशा जी से कहा कि बेहतर होगा कि तुम भी चुप रहो, अब चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। तभी अचानक सविता जी मेरी माँ पर चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं आर्यन को तुम्हारी सारी सच्चाई बता कर रहूँगी। फिर वह कहने लगी कि आर्यन, तुम अपनी अमीर माँ बाप के बेटे नहीं हो, तुम मेरी बड़ी जेठानी के बेटे हो। तुम्हारी माँ का नाम राधा है। राधा कुछ साल पहले इस घर में काम करने आई थी। उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक को उसके मालिक ने गोद ले लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे की देखभाल कर रही हूँ। मैं तुम्हारी भी अच्छी देखभाल करूँगी। तुम अभी मेरे साथ चलो। इतना सुनने के बाद मैंने सविता जी को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप मेरी चाची भी होंगी, लेकिन मैं आपके साथ आकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। आप यह गलत कह रही हैं कि यह मेरे माता पिता नहीं हैं। आप उन्हें धमकी दे रही हैं कि आप उन्हें सच बता देंगे कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। इसलिए वह मुझे खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने एक माँ और पिता की तरह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अब मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ और आपके मुंह से ऐसे सुनने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे मेरे सोच से भी अधिक जीवन दिया है।
फिर माँ और पिताजी चाची को पुलिस को देने जा रहे थे, लेकिन मेरे जुड़वा भाई के कारण उन्होंने उससे छुटकारा पा लिया, क्योंकि वहाँ उसकी देखभाल वही कर रही थी। ऐसे ही कुछ पैसे उसने कुछ साल पहले मेरे माता पिता से लिए थे। मेरे जन्म के बाद माँ का निधन हो गया था। उन्होंने मेरे बड़े भाई की ठीक से देखभाल नहीं की, उसने उसे उचित संस्कार नहीं दिए थे और इसीलिए आज उसकी हालत खराब थी। चाची ने इधर उधर से चोरी करके पैसे कमाकर अपना मनोरंजन कर रही थी और तभी वह मेरे माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए ही आई थी। उसने घर से कुछ गहने भी चुरा लिए थे। वह उससे भी संतुष्ट नहीं थी, तो उसने मेरे माता पिता से 1 लाख की मांग की थी। इस बार मेरे माता पिता ने उसे इतना बड़ा रकम देने से मना कर दिया, इसीलिए वह उन्हें धमकी दे रही थी। माँ और पापा उसे कुछ पैसे देकर हमारे घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उसने मेरा भरोसा जीतने की अच्छी कोशिश की थी। पर जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आया तो मेरे मन से उनके लिए वह सारा प्यार एक झटके में निकल गया। कुछ साल पहले मेरे माता पिता ने मुझे गोद लेने के लिए सविता जी को पैसे दिए थे, लेकिन वह उन पैसों को ठीक से रख नहीं पाई, ना ही वह मेरे बड़े भाई को उचित परवरिश दे पाई। अगर उन्होंने समय रहते अपने पैसे और समय की कद्र की होती तो आज उनका बेटा बेरास्ते पर होता और निश्चित रूप से उतना ही बड़ा नाम रोशन करता। लेकिन चाची ने ना तो उसे अच्छे संस्कार दिए और ना ही अच्छी शिक्षा दी, इसलिए आज उन्हें झूठ बोलकर अपनी जिंदगी गुजारने का वक्त आ गया था। कहते हैं कि रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि बच्चों को पैसों से अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा तो मिल सकता है, लेकिन पैसों से कभी अच्छा संस्कार नहीं मिल सकता। झूठ बोलकर आप कुछ वक्त के लिए वह सब सुख पा सकते हैं, लेकिन फिर एक समय के बाद उससे कहीं ज्यादा आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं, क्योंकि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती है। इसलिए आप सब कहते हैं कि अपने किसी निजी फायदे के लिए झूठ ना बोले। रिश्ते चाहे खून के हों या सामाजिक, उनमें मर्यादा और आदर बेहद जरूरी है। किसी भी स्थिति में रिश्तों का सम्मान बनाए रखना चाहिए। भावनाएं चाहे जितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उन पर नियंत्रण जरूरी है। गलत समय पर लिए गए निर्णय जीवन में कठिनाइयां ला सकते हैं। परिवार के सदस्यों और करीबी लोगों के बीच विश्वास और नैतिकता जरूरी है। गलतफहमियां रिश्तों को जटिल बना सकती हैं, इसलिए संवाद और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। रिश्तों में जबरदस्ती या भावनात्मक दबाव गलत दिशा में ले जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।